नमस्कार, प्रणाम। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ब्रिटिश आधिपत्य वाला जो टॉपिक है, वैसे खुला स्पष्ट तौर पे ये टॉपिक है नहीं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें एकदम क्लियरिटी के साथ में आती है कि भाई ये नॉमिनेटेड रहता है। तो उनसे संबंधित जो पिछले 2 वर्षों में या 3 वर्षों में 24 से मान लें हम लोग इस टॉपिक में 24, 25 और 26 में ब्रिटिश आधिपत्य अंग्रेजों के अधिकार को लेकर जो आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस बनाए गए, उनकी चर्चा के लिए हम फिर से हाजिर आपके बीच में। तो हम लोग बात करते हैं आज के इस प्रश्नों की। राजस्थान में अंग्रेजों के अनुचित हस्तक्षेप का निम्नांकित में से सर्वप्रथम किस शासक ने विरोध किया था? यानी अंग्रेजों के हस्तक्षेप जो अनुचित था, अंग्रेजों का जो नियम के अनुसार नहीं था, उनका हस्तक्षेप अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है और उसका सबसे पहले जो विरोध किया जा रहा है वो किया जा रहा है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। यानी अंग्रेजों के अनुचित हस्तक्षेप का सबसे पहला जो विरोध किया जाता है वो फतेह सिंह के द्वारा किया जाता है। 1903 के ये दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जाते हमने बात की थी, लेकिन उस दिल्ली दरबार में पहुंचकर भी उनके द्वारा दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया जाना केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई चेतावनी का सुंघटिया डिंगल भाषा में 13 शॉर्टें जो लिखी गई, उनको पढ़ने के बाद उनकी अंदर जो मातृभक्ति या देशभक्ति या इस मातृभूमि का भाव जागा, उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। तो इसका सही आंसर है आपका मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह। अगले प्रश्न के रूप में है, राजपूताना एजेंसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजपूताना राज्यों पर अंग्रेजी सारोपारिता को प्रायोगिक बनाने के लिए 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई है। सही बात है कि 1832 में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई। राजपूताना एजेंसी के राजनीतिक प्राधिकार के लिए एजेंट टू गवर्नर मतलब एजीजी का पद सर्जित किया गया। एजीजी के रूप में डॉक्टर लॉनी राजस्थान के प्रथम एजीजी के पद पे रहते हैं। डॉक्टर लॉनी का नाम याद रखना है, ये प्रथम एजीजी के रूप में नियुक्त होंगे। लेकिन यहां पे जो ये लिखा गया है, राजपूताना एजेंसी के राजनीतिक प्राधिकार के लिए एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया, राजनीतिक प्राधिकार नहीं। राजपूताना एजेंसी का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही बात है। राजपूताना एजेंसी अंततः 22 देसी रियासतों और ठिकाने यानी 19 रियासतें थी और 3 ठिकानों से संबंधित थी, ये भी सही है। 1856 में इनका मुख्यालय अजमेर के साथ साथ माउंट आबू में भी कर दिया जाता है। तो प्रारंभिक जो मुख्यालय इनका रहता है वो आपका अजमेर में ही रहता है। यानी राजनीतिक प्राधिकार नहीं था, बी को हटा दीजिए, ए सी डी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। राजपूताना एजेंसी 1832 में अजमेर में स्थापित की गई, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वहां की कार्य व्यवस्था को देखने वाला व्यक्ति डॉक्टर लॉनी प्रथम एजीजी थे, लेकिन क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1837 में किस रियासत के महाराजा ने अपनी गया बिहार की जगह जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध, वैसे कन्यावध राजस्थान में सबसे पहले कोटा रियासत प्रतिबंधित करती है। राजस्थान में सबसे पहले कन्यावध को प्रतिबंधित करने वाली रियासत के रूप में कौन सी रहेगी? तो कोटा रियासत। कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई, यानी 1837 में कहां के महाराजा थे जो अपनी गया यात्रा के दौरान अपने सामंतों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई? इसका सही आंसर है आपका बीकानेर। 1837 में बीकानेर के महाराजा ने यह कहा, लेकिन सबसे पहले इसको प्रतिबंधित किया जाता है किस रियासत में? कोटा रियासत के द्वारा कन्यावध को सबसे पहले प्रतिबंधित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के तहत डोगरा गोलीकांड की योजना में कौन सम्मिलित नहीं था? ज्वाला प्रसाद धौलपुर से संबंधित, राम सिंह मांगीलाल, इन तीनों का संबंध डोगरा हत्याकांड से रहता है। इन तीनों का संबंध डोगरा हत्याकांड से रहता है। और चौथा जो ऑप्शन है फतेह चंद,
इनका संबंध डोगरा हत्याकांड से नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर है डोगरा हत्याकांड में शामिल नहीं होने वाला फतह चंद। इसके बाद अगले प्रश्न के रूप में, अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह का दमन करने हेतु किए गए प्रयासों में निम्नांकित में से कौन सा कथन या कौन सा तथ्य सही नहीं है। यानी भीलों के द्वारा लगातार जो विद्रोह किए जा रहे थे, विशेष रूप से भीलों के नेता के रूप में गोविंद गिरी का नाम आता है। हम लोग जानते हैं कि महानगढ़ पहाड़ी सभा कह दीजिए, सामाजिक राजनीतिक जागृति कह दीजिए, तो उसमें भील विद्रोह के दमन करने हेतु जो प्रयास किए गए हैं उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मेवाड़ भील कॉर्प्स का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा में रखा गया, बिल्कुल सही है। 1841 में इसका गठन किया जाता है और इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में रखा जाता है। अंग्रेजों ने सेना द्वारा भीलों के दमन हेतु 1836 में जोधपुर लीजियन की सेना का गठन किया गया था। अब जोधपुर लीजियन का गठन भी हमें बहुत सारी पुस्तकों में 1835 मिलता है, शेखावटी ब्रिगेड 1834 मिलता है और मेरवाड़ा बटालियन 1822 मिलता है। 4 प्रकार की राजस्थान में जो बटालियंस रहती है उसमें मेरवाड़ा बटालियन का जो गठन किया जाता है, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में जिसका मुख्यालय है, इसका गठन 1822 में किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर ब्यावर में है। इसके बाद में शेखावटी ब्रिगेड की बात हम करते हैं तो शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की जाती है 1834 में। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में की जाती है और इसका मुख्यालय झुंझुनू जिला है। झुंझुनू जिले पे इनका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और तीसरी जो इनकी बटालियन है जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन इसकी स्थापना 1835 में की गई है और एरिनपुरा में इसका मुख्यालय रखा गया। और चौथी जो बटालियन है मेवाड़ भील कौर कह सकते हैं, ये 1841 में स्थापित की जाती है और खेरवाड़ा में। 1837 में जोधपुर लीजियन का मुख्यालय अजमेर से सिरोही के बड़ गांव में स्थानांतरित, बिल्कुल सही है। 1837 में इसको चेंज किया जाता है। 1838 में मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की गई थी, 41 में की गई है। इसके हिसाब से तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा कथन ये भी गलत होना चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में इसका जो सही आंसर माना है वो 4 नंबर माना है कि ये तो क्लियर गलत है ये, और इसकी भी स्थापना 1835 में की गई, लेकिन आरपीएससी का जो सही आंसर है वो 1838 वाला, ये 4 नंबर ऑप्शन इसको माना गया है। अगले प्रश्न के रूप में आते हैं, सिरोही राज्य के साथ की गई 1823 में संधि किसने संपन्न की। याद रखना है कि 1817 और 18 से अंग्रेजों के द्वारा देसी रियासतों के साथ में, अंग्रेजों के द्वारा देसी रियासतों के साथ में, देसी रियासतों के साथ में अधीनस्थ की संधियां की गई। अधीनस्थ संधियां की जाती है 1823 में, अधीनस्थ संधियां की जाती है 1823 में। सिरोही अंतिम रियासत थी, याद रखेंगे। सिरोही अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी। अधीनस्थ संधि करने वाली अंतिम रियासत के रूप में सिरोही का नाम लिया जाता है। अंतिम रियासत थी 1823 में। जब यह संधि की जाती है तो उस समय सिरोही का राजा होता है शिव सिंह। सिरोही का राजा शिव सिंह 1823 में अंतिम संधि की जाती है और यह संधि संपन्न करवाई जाती है अलेक्जेंडर स्पियर्स के द्वारा। अलेक्जेंडर स्पियर के द्वारा यह संधि संपन्न करवाई जाती है। यह ऑक्टरलॉनी प्रथम एजीजी के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। सॉरी, पीछे डॉक्टर लॉनी बता दिया, ऑक्टरलॉनी है, भूल से बता दिया गया है। एजीजी के रूप में प्रथम नियुक्ति की जाती है ऑक्टरलॉनी की। तो याद रखना है कि अलेक्जेंडर स्पियर्स ने 1823 में किस राज्य के साथ में संधि की गई, सिरोही में की गई, और उस समय सिरोही के राजा कौन थे, शिव सिंह। अगले प्रश्न के रूप में आते हैं, 1856 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पे था? तो याद रखना है कि 1832 में तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई, वो स्थापना हुई थी अजमेर में, लेकिन 1856 में गर्मियों को ध्यान में रखते हुए गर्मियों के दिनों में इनका जो मुख्यालय किया गया वो माउंट आबू में किया गया।
और ये बात हम लोग जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति होती है तो 19 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह की सूचना मिलती है एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। उस समय लॉरेंस माउंट आबू में थे उस समय, यानी इस मेरठ के विद्रोह की सूचना जब 19 मई 1857 को मिलती है तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय माउंट आबू में थे। याद रखेंगे कि गर्मियों के दिनों में इस एजीजी का कार्यालय माउंट आबू में स्थापित किया गया, लेकिन प्रारंभिक कार्यालय 1832 में इसका स्थापित किया जाता है। कहां पे? अजमेर में। इसके बाद अगला है वर्ष 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार। याद रखना है कि भारत के इतिहास की दृष्टि से बात करते हैं तो 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया जाता है। पूरे इतिहास में अंग्रेजों के राजा और रानी का सम्मान करने के लिए दिल्ली दरबारों का आयोजन किया गया और टोटली जो दिल्ली दरबार होते हैं वो 3 दिल्ली दरबार होते हैं। हम प्रथम दिल्ली दरबार की बात करते हैं। प्रथम दरबार दिल्ली में जो लगा वो याद रखना है कि 1877 में लगा। द्वितीय दिल्ली दरबार की हम बात करते हैं तो ये द्वितीय जो दरबार लगता है वो 1903 में लगता है। हम तृतीय दिल्ली दरबार की बात करें तो वो लगता है 1911 में। 1911 में पहला जो दिल्ली दरबार लगाया जाता है उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। दूसरा जब लगा तब भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन और तीसरा हार्डिंग सेकंड। पहले में रानी विक्टोरिया के सम्मान के लिए इसको आयोजित किया जाता है, रानी विक्टोरिया। दूसरे में एडवर्ड सप्तम ब्रिटेन का राजा था, एडवर्ड सप्तम। और जॉर्ज पंचम, तीसरे दरबार के लिए जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस दिल्ली दरबार को आयोजित किया जाता है। तो ये तीनों याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। यहां बात की जा रही 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग नहीं लेने वाला राजपुताना का कौन सा राज्य था? बीकानेर, मेवाड़, शिरोई, कोटा। पहले भी हम बात कर चुके हैं। इस समय मेवाड़ के राजा फतेह सिंह थे केसरी सिंह बारट के द्वारा। 1903 में डिंगल भाषा में एक किताब लिखी गई चेतावनी का सुंगटिया 13 सोल्टे हैं, डिंगल भाषा में है। वो वहां भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक वो पुस्तक उनको मिल जाती है और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद दिल्ली पहुंचने के बावजूद मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने उसमें भाग नहीं लिया। तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ राज्य। राजस्थान की सभी रियासतें उसमें भाग लेती है, लेकिन मेवाड़ राज्य के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। दिल्ली जाते हैं लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद भी उसमें भाग नहीं लेते हैं। अगले प्रश्न के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1870 के अजमेर दरबार से जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह नाराज होकर जोधपुर लौट गए। ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को गोद लेने के अधिकार की सनद 1862 में प्रदान की। सही है, क्योंकि उस गोद निषेध नीति को 1858 के अधिनियम के तहत रद्द किया। 1887 में बीकानेर में कर्नल थॉर्टन की अध्यक्षता में रीजेंट काउंसिलिंग का निर्माण किया गया। सही बात। 1848 में झालावाड़ राज्य की स्थापना की गई। 48 नहीं, झालावाड़ सबसे नवीन रियासत के रूप में। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत के रूप में तो मेवाड़ है, सबसे नवीन रियासत के रूप में झालावाड़ की स्थापना 1838 में की जाती है। नवीन रियासत के रूप में इसकी स्थापना 1838 में की जाती है, न कि 1848। यानी डी गलत है, बाकी वाले ए, बी और सी, ए, बी और सी ये तीनों कथन सही रहेंगे। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत 1838, सबसे प्राचीन रियासत के रूप में नाम आता है मेवाड़ का। 1567 का जो वर्ष है मेवाड़ रियासत के लिए आता है। और सबसे बड़ी रियासत के रूप में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करते हैं तो मारवाड़ या जोधपुर। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत के रूप में बात करें तो आती है जयपुर। जनसंख्या में जयपुर बड़ी है, क्षेत्रफल में जोधपुर बड़ी है। मेवाड़ सबसे प्राचीन है, झालावाड़ सबसे नवीन है और शाहपुरा जहां जिसकी हम बात करें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत के रूप में थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। तो यहां पे चौथे कथन को छोड़ दे तो ए, बी और सी। अगला जो प्रश्न है कि अजमेर पर अंग्रेजों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? यानी अलग अलग
राजस्थान की देसी रियासतों के साथ में अंग्रेजों के द्वारा जो संधियां की जाती है, 1817 और 18 का जो वर्ष था, उनके तहत अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत जो रियासतों के शासक थे उनके साथ में अंग्रेजों के द्वारा संधि की अलग अलग उसमें डेटे की गई है। तो अजमेर पर अंग्रेजों का आधिपत्य होता है, ये सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। इस डेट को याद रखना है, 25 जून 1818, यानी 25 जून 1818 को अंग्रेजों के द्वारा अजमेर पर आधिपत्य जमा लिया जाता है। राजस्थान के आधुनिक इतिहास लेखन का जनक किसे कहा? बहुत नॉर्मल प्रश्न है, हम लोग जानते हैं कि जिनको राजस्थान के इतिहास का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, राजस्थान इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक और स्पेशली तौर पर मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री को लिखने का श्रेय इनको जाता है। दशरथ शर्मा ने चौहानों का इतिहास लिखा है, इन्होंने भी गोपीनाथ शर्मा ने भी राजस्थान हिस्ट्री लिखी है और इन्होंने भी लिखी है, लेकिन यह राजस्थान इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री या राजस्थान इतिहास के जनक के रूप में कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। जयपुर जोधपुर रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संयुक्त रूप से नमक संधि पर हस्ताक्षर कब किए? एक अच्छा प्रश्न है। जयपुर और जोधपुर की रियासतों ने नमक संधि पर हस्ताक्षर एक साथ 1869 के वर्ष में कौन से दो स्टेट के साथ में? ऐसा भी आ सकता है, तो हमें याद रखना है जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर की रियासतों के द्वारा 1869 ईस्वी में नमक की संधियों पर अंग्रेजों के साथ में हस्ताक्षर किए जाते। फैक्चुअल प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भाषा का अध्ययन करने के लिए, भाषाई आंकड़े जानने के लिए, भाषाई आंकड़ों के लिए 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 ईस्वी में लिखा गया? बिल्कुल सिंपल है, भाषाई आंकड़ों को जानने के लिए इसको लिखा जाता है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ये। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखा गया, जिससे भाषाई बोलियों के आंकड़े को जाना जा सकता है। सिंपल प्रश्न, सीधा प्रश्न है। 1876 में राजस्थान के किन नरेशों को साम्राज्ञी, क्योंकि 77 में तो दिल्ली दरबार आयोजित करना था, रानी विक्टोरिया जिसको केसर हिंद की उपाधि भी 1877 के दिल्ली दरबार में दी गई थी, उस दिल्ली दरबार को आयोजित करने से पहले 1876 में राजस्थान के किन नरेशों को साम्राज्ञी रानी विक्टोरिया का सलाहकार नियुक्त किया गया? यानी सबसे विश्वास पात्र वो दो राजा थे, बूंदी और जयपुर नरेश। बूंदी और जयपुर नरेश 1877 में होने वाले प्रथम दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया के उस सम्मान को लेकर इन दो व्यक्तियों को, बूंदी नरेश और जयपुर नरेश को सलाहकार के रूप में नियुक्ति की जाती है। कोटा राज्य ने ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करने हेतु अंग्रेजों के साथ में सर्वप्रथम संधि कब की? यानी कोटा राज्य के द्वारा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार की जाती है, और ये तिथि सीधे प्रश्न, फैक्ट प्रश्न है, 26 दिसंबर 1817। 26 दिसंबर 1817 में कोटा के लिए याद रखना फर्स्ट के रूप में, और सिरोही को रखना है कि वो अंतिम रियासत थी जिनके द्वारा 1823 में अलेक्जेंडर स्पियर्स के द्वारा महाराजा शिव सिंह को संधि की शर्तें स्वीकार करके उस संधि को किया जाता है। तो 26 दिसंबर 1817 को कौन सी रियासत के द्वारा अंग्रेजों के साथ में? कोटा राज्य की रियासत के द्वारा इस संधि को स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ में युद्ध नहीं किया? हम लोग जानते हैं कि अकबर मुगल शासक था, अकबर मुगल शासक था जिन्होंने राजपूतों के साथ में सुलह कुल की नीति, शांतिपूर्ण की नीति को अपनाकर अपनी अधीनता स्वीकार करवाने का काम किया, लेकिन जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, वहां उनके द्वारा युद्ध का प्रयास भी किया जाता है। तो इन्होंने कहा है कि किस राजपूत राजा ने अकबर के साथ में युद्ध नहीं किया है? महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच के संघर्ष को हम लोग जानते हैं, और इनके बीच में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो मैदान स्थित है वो राजसमंद जिले में आता है, वो राजसमंद जिले में आता है, राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है हल्दी घाटी। ये विश्व प्रसिद्ध युद्ध 18 जून 1576, कुछ किताबें हमें 21 जून भी बताती है, 18 जून 1576 को इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। और मोटा राजा उदय सिंह, याद रखना है, रावचंद्र सेन, सुल्तान देवरा ने भी युद्ध लड़ा 1583 में। रावचंद्र सेन ने इनके खिलाफ 4-5 युद्ध लड़े, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के राठौड़ वंश का राजा है, जोधपुर के
राठौड़ वंश का राजा रहेगा, चंद्रसेन का भाई रहेगा, और ये राठौड़ वंश का पहला राजा रहेगा जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की है। और स्वीकार करने के बाद ये पहला राजा रहेगा जिन्होंने वैवाहिक संबंध को भी स्थापित किया है। राठौड़ वंश का पहला राजा जिन्होंने अधीनता स्वीकार करते हुए मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। अधीनता स्वीकार कर मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंधों को भी स्थापित किया जाता है। अकबर के साथ में हम सर्वप्रथम राजस्थान की बात करते हैं कि पहला राजवंश कौन सा था जिनके द्वारा मुगलों के साथ सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है, तो वो आपका रहता है कछवा वंश। और कछवा वंश का राजा याद रखना है वो रहेगा भारमल, जिनके द्वारा 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के बाद अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ में कर दिया जाता है। तो हम लोग बात करें राजस्थान के इतिहास में ढूंढार या जयपुर रियासत वर्तमान में पहली रियासत थी जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया, वो राजा था भारमल। जोधपुर की हम लोग बात करते हैं तो मोटा राजा उदय सिंह पहला शासक था राठौड़ वंश का जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपने वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया है। तो युद्ध नहीं किया तो इसका सीधा उत्तर हो गया मोटा राजा उदय सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार की, उनके साथ कोई युद्ध नहीं किया। प्रताप उनकी बहुत सारी जो है एसटीएम क्लास में अलग से बताएंगे। लावा, जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में प्रथम ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? यानी लावा अलग ठिकाना बनने से पहले किस राज्य का ठिकाना था? तो याद रखना है कि टोंक। और टोंक हम लोग जानते हैं कि राजस्थान की रियासतों में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत के रूप में जानी जाती है। टोंक मुस्लिम रियासत के रूप में थी, लावा इसी का ही भाग माना जाता है। बांसवाड़ा याद रखना है कि ये गोहिल राजवंश के अंतर्गत आती थी। डूंगरपुर गोहिल राजवंश के अंतर्गत था और अलवर कछवा राजवंश के अंतर्गत आता था। तो लावा किस रियासत का भाग था? ठिकाना बनने से पहले टोंक रियासत का भाग था और टोंक पे मुस्लिम रियासत के रूप में मुस्लिमों का शासक था। 1570 ईस्वी में किस राजा के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया? याद रखना है कि वो मुगल शासक था अकबर। मुगल शासक अकबर के द्वारा 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया। इनका जो प्रमुख उद्देश्य रहता है कि राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए याद रखेंगे, अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया गया। याद रखना है कि इसमें जोधपुर के राजा चंद्रसेन भाग लेते हैं लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। जोधपुर के राजा इस नागौर दरबार में भाग लेने वाले कौन रहेंगे? चंद्रसेन, लेकिन अधीनता को स्वीकार नहीं करते, वहां से वापस आ जाते हैं। तो अकबर के द्वारा सेना जोधपुर भेजी जाती है लेकिन ये जोधपुर को छोड़कर आगे पाली की तरफ चले जाते हैं सिवाना होते हुए। उस समय जोधपुर का जो प्रशासक है, जब चंद्रसेन वहां से भाग जाता है तो अकबर ने उस समय के प्रशासक के रूप में बीकानेर के शासक राय सिंह को, बीकानेर के राजा राय सिंह को जोधपुर किले का 1572 में प्रशासक नियुक्त किया जाता है। उन्होंने तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो किस मुगल शासक के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया जाता है? अकबर के द्वारा। जैसलमेर का राय, बीकानेर का राय सिंह और जोधपुर से इसमें भाग लेता है चंद्रसेन। लेकिन हमें याद रखना है कि चंद्रसेन के द्वारा उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है, अकबर के द्वारा सेना भेजी जाती है। लेकिन सेना भेजने के बाद जब चंद्रसेन वहां से शारण के पर्वतों की तरफ चले जाते हैं तो जोधपुर किले का प्रशासक नागौर दरबार के बाद में राय सिंह बीकानेर के शासक को दिया जाता है, जिसको राजपुताने का कारण कहा जाता है। एजीजी मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू कब स्थानांतरित किया गया? अजमेर में तो स्थापित हुआ 1832 में, लेकिन यहां पे स्थापित इसको चेंजेस किया जाता क्रांति से पहले 1856 में। अजमेर के साथ साथ एजीजी का जो मुख्यालय बनाया गया वो माउंट आबू में बनाया गया। और क्रांति के समय हमें याद रखना है कि राजस्थान के एजीजी के रूप में नियुक्ति की गई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की। राजस्थान में 6 सैनिक सावरियां थी, जिसमें याद रखना है कि नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, नीमच
और एरनपुरा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। और राजस्थान में उस क्रांति के समय 6 पॉलिटिकल एजेंटों की भी नियुक्ति की गई, जिसमें जोधपुर या मारवाड़ के मैक मौसन, उदयपुर के कैप्टन शावर्स, जयपुर के ईडन, कोटा के बर्टन और सिरोही के जेडी हॉल और भरतपुर के मॉरिसन, इनकी नियुक्ति भी क्रांति के समय की जाती है। सिरोही राज्य ने ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व की संधि किस वर्ष स्वीकार की? पहले भी मैंने इसका आंसर बता दिया। सिरोही अंतिम रियासत थी जो उस संधि को स्वीकार करती है, और उसके राजा शिव सिंह अंतिम रियासत रहेगी, और उसके राजा रहेंगे कौन? अंतिम रियासत और राजा रहेंगे शिव सिंह, राजा रहेंगे शिव सिंह के रूप में, याद रखना है। 1823 का वर्ष अलेक्जेंडर स्पियर्स के द्वारा सिरोही की संधि की जाती है। तो ये ब्रिटिश आधिपत्य से संबंधित, यानी एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसमें भीलों वाला भी देखा हमने। बहुत अलग अलग जगह से कुछ पार्ट्स को उठाकर यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं, और ये 2025 और 26 में आरपीएससी के द्वारा इन प्रश्नों को यहां पे पूछा गया है। तो इन प्रश्नों में ज्यादातर फैक्चुअल डाटाज के रूप में है, जिसमें कोई ज्यादा समझने वाली बातें नहीं। डेटे फिक्स है, जो 1817-18 की संधियां हो गई, या जो कुछ चीजें और भी इस तरह से पूछी गई है, उनको हमें सीधे फैक्चुअल डाटाज के रूप में हो गई है। तो हमारी लगभग ये आधुनिक राजस्थान की जो पीवाईक्यूज की श्रृंखला है वो पूर्ण कर दी गई है। अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने क्लासवार प्रश्नों के टॉपिक के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन राजस्थान, एंशिएंट राजस्थान की भी पीवाईक्यूज 2025 और 26 में जो श्रृंखला रही वो आपके सामने फिर से हम हाजिर होंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, और इन प्रश्नों का एनालिसिस करने के बाद अपने टॉपिक को पढ़ते वक्त आपको इस तरह की अप्रोच बनानी है कि आरपीएससी किस तरह का भी लेवल बना दें, लेकिन हम लोग ये आपको वादा दिलाते हैं कि अच्छे कंटेंट के साथ में राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति में एकदम बेहतरीन कंटेंट देते हुए, परीक्षा के मानक के अनुरूप कंटेंट देते हुए, हाँ थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन उसको बार बार पढ़ने के बाद उसको हम लोग याद कर लेंगे। आप सभी को फिर से नमस्कार। थैंक यू सो मच।